हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट को, जो है आई वांट टू ड्राइव ए कार। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई वांट टू ड्राइव ए कार ये बेस्ड है एक स्मॉल बॉय पे जिसका नाम है मुकेश। ऑथर मुकेश के बारे में बताती हैं कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहता। मुकेश ऑथर से कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और जब ऑथर पूछती है कि क्या उसे कार्स के बारे में कुछ भी पता है, तो मुकेश कहता है कि वो सब कुछ सीख लेगा। वो ऑथर से जब ये सब बातें बोल रहा होता है तो वो ऑथर से आंखें मिलाकर बोलता है कि वो सब कुछ सीख लेगा। तो ऑथर को वो डिटरमाइंड लगता है, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय लगता है। बट ऑथर ये बताती है कि उसका जो ये ड्रीम है वो बिल्कुल इमेजिनेशन की तरह है, यानी उसकी एक कल्पना है खाली ये। हिज ड्रीम अपीयर्स लाइक ए मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। मिराज का मतलब होता है रेगिस्तान में पानी दिखता है पर असल में पानी होता नहीं है। तो ऑथर भी यही बोलती है मुकेश के लिए, इसलिए ऑथर ने कहा है कि उसका ड्रीम भी एक मिराज की तरह सिर्फ इमेजिनेशन ही बनकर फिरोज़ाबाद की गलियों में गुम हो जाएगा। फिरोज़ाबाद शहर फेमस है बैंगल मेकिंग एंड ग्लास मेकिंग के लिए। फिरोज़ाबाद में जो बहुत सारी फैमिलीज़ है वो एंगेज्ड है बैंगल मेकिंग में ही। फिरोज़ाबाद को सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहा जाता है, जहाँ पर कई परिवारों ने अपनी जनरेशन्स बिता दी हैं बैंगल मेकिंग में ही। यानी यहाँ पर जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है चूड़ियाँ बनाना। इन लोगों ने अपनी सारी लाइफ भट्टी के सामने बैंगल्स को बनाने में ही बिता दी है। फिरोज़ाबाद में इतनी बैंगल्स बनाई जाती हैं कि ऐसा लगता है कि इंडियन वुमेन जो भी बैंगल्स पहनती हैं सब यहीं बनाई गई है फिरोज़ाबाद में। मुकेश की फैमिली भी इन बैंगल मेकिंग फैमिलीज़ में से ही एक है। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइल्ड से काम कराना सख्त मना है, चाइल्ड लेबर रोकने के लिए एक एक्ट भी बना हुआ है। बट फिरोज़ाबाद में जो ये फैमिलीज़ है इनको नहीं पता कि मुकेश जैसे छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज़ में काम कराना इलीगल है। फिरोज़ाबाद में चिल्ड्रन को ग्लास फर्नेसेस के आगे छोटे छोटे कमरों में हाई टेम्परेचर में बैंगल मेकिंग का काम करना पड़ता है। यहाँ फैक्ट्रीज़ में वेंटिलेशन नहीं होता, यानी कि हवा नहीं होती, लाइट नहीं होती प्रॉपर, और ऐसी कंडीशन में लोगों को काम करना पड़ता है, बच्चों को ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता है। ऑथर बताती हैं कि अगर चाइल्ड लेबर का लॉ यहाँ एनफोर्स्ड हो, यानी लागू किया जाए, तो वहाँ 20,000 चिल्ड्रन को हैजर्डियस कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं, जिन्हें पूरे दिन भट्टियों के सामने बैठकर हाई टेम्परेचर में बैंगल बनाने पड़ते हैं। ऑथर आगे बताती हैं कि फिरोज़ाबाद की ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करके ये लोग कम एज में ही अपनी आई साइट खो देते हैं। मुकेश ऑथर को अपने घर की तरफ लेकर जाता है और वो बताता है कि उसका घर दोबारा बना है। ऑथर जब मुकेश के घर जा रही होती हैं तो वो देखती है कि वहाँ स्लम एरिया है, गली एकदम पतली पतलियाँ हैं और गार्बेज से भरी हुई है। वहाँ जो घर थे उनकी दीवारें टूटी फूटी थी, और जो गेट थे यानी दरवाजे थे वो भी अच्छी तरह से फिट नहीं थे, कोई हिल रहा था, कोई कुछ हो रहा था। घरों में जो फैमिलीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, यानी जो मेंबर्स थे फैमिली के वो बहुत ज़्यादा थे। वो एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। क्राउडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी उस एरिया में। वहाँ लोगों की भी भीड़ थी और साथ ही साथ वहाँ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा रहते थे। ऑथर को उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स साथ में ऐसे ही रहते हैं जैसे कि प्रीमिटिव एजेस में रहते थे, यानी कि जैसे प्राचीन काल में मानव और जानवर एक साथ रहते थे, वैसा ही कुछ फिरोज़ाबाद में अब भी देखने को मिलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मुकेश ऐसे ही घर के आगे रुक जाता है और अपने पैर से दरवाजे को खोलता है। उस घर के एक पार्ट में सूखी घास और थोड़े सामान से एक स्टोव बना हुआ था। उस स्टोव पर एक बर्तन में स्पेनिश लीव्स यानी कि पालक बन रहा था। ज़मीन पर एक प्लेट थी जिस पर कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी। उस स्टोव के पास एक कमज़ोर सी पतली सी लड़की बैठी हुई थी जो फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए खाना बना रही थी। खाना बनाने के लिए जिस स्टोव का यूज़ हो रहा था वह फायरवुड स्टोव था, यानी जो लकड़ी का स्टोव रहता है, लकड़ी जलाकर वो उस पर खाना बनाया जा रहा था और उसमें से काफ़ी धुआं बाहर आ रहा था।
उस धुएं की वजह से जो वहाँ पर लड़की बैठी हुई थी उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। ऑथर बताती है कि वह लड़की मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। वह एज में तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर फिर भी इतनी कम एज में उसके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उसे उस घर की डॉटर इन लॉ यानी कि घर की बहू का टाइटल बहुत कम उम्र में ही दे दिया गया था। अब उसके ऊपर मुकेश की, उसके बड़े भाई की और उसके फादर की केयरिंग की जिम्मेदारी आ गई थी, यानी कि उनकी देखरेख की, उनकी खाना बनाने की जिम्मेदारी उस छोटी सी एक लड़की के ऊपर आ गई थी। फिर उस घर में जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं तो वो लड़की एक टूटी दीवार के पीछे जाके अपना मुंह घूंघट से ढक लेती है। घूंघट करना उनके यहाँ की परंपरा होती है। ऑथर हमें मुकेश के फादर के बारे में बताती हैं कि वो एक बूढ़े गरीब व्यक्ति होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बैंगल मेकिंग में ही बिताया है। वो पहले टेलरिंग करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी समय से बैंगल मेकिंग करते हैं। वो इतने गरीब हैं कि अपनी पूरी लाइफ में अपना घर रिनोवेट नहीं करा पाए, यानी अपने घर की मरम्मत नहीं करा पाए और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। बट वो इतना ज़रूर कर पाए हैं कि अपने दोनों सन्स को यानी दोनों बच्चों को बैंगल मेकिंग सिखा रहे हैं। मुकेश की जो दादी होती हैं वो ऑथर को बताती हैं कि बैंगल मेकिंग करना उनकी डेस्टिनी है, यानी उनका कर्म है। और साथ ही वो कहती हैं कि जो बैंगल मेकिंग का काम है उसकी चेन सदियों से चली आ रही है, क्या वो चेन कभी टूट सकती हैं? यानी वो चेन कभी भी नहीं टूट सकती। मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड को अपनी आईसाइट खोते हुए देखा था, यानी ब्लाइंड होते देखा था। उनकी ब्लाइंडनेस का रीज़न था वो डस्ट, वो धूल जो बैंगल मेकिंग के टाइम जो पॉलिश करते हुए निकलती हैं। मुकेश की ग्रैंडमदर बताती हैं कि जो भी बैंगल मेकिंग फैमिली में जन्म लेता है वो अपने चाइल्डहुड से यानी अपने बचपन से ही अपने आसपास डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट साइजेस की बैंगल्स को देखता है। इसके बाद ऑथर बैंगल मेकिंग के एनवायरनमेंट को बताती हैं कि वहाँ पर डिम लाइट होती हैं। इतनी डिम लाइट में यहाँ पर छोटे छोटे बॉयज़ और जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं उनको ग्लास को वेल्ड करके सर्कल्स बनाने होते हैं जिनसे बैंगल्स बनती हैं। ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करने से जो स्मॉल बॉयज़ है और गर्ल्स हैं उनकी आईसाइट डिम लाइट में ही एडजस्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो अपनी आईसाइट को लूज़ कर देते हैं। इसके बाद ऑथर हमें एक यंग गर्ल के बारे में बताती हैं जिसका नाम होता है सविता। सविता एक जो बूढ़ी महिला होती है उसके साइड में बैठकर ग्लास के पीसीस को जोड़कर बैंगल्स बना रही होती हैं। सविता की स्पीड इतनी तेज़ होती है, इतनी फास्ट होती है कि ऑथर उसकी कंपैरिजन मशीन से करती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बैंगल्स होती है वो इंडियन वुमेन के हस्बैंड को रिप्रेजेंट करती हैं और बैंगल्स को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऑथर अपने मन में सोचती हैं कि जो सविता नाम की लड़की है उसको अभी बैंगल्स की होलीनेस के बारे में यानी उसकी पवित्रता के बारे में कुछ नहीं पता है, बट जब उसकी शादी होगी तब शायद उसे इन बैंगल्स की पवित्रता के बारे में कुछ पता चलेगा। जो बैंगल्स ये आज बनाती हैं वो एक दिन इसे भी पहनाए जाएंगे। जो वुमेन सविता के साइड में बैठी है वो बहुत ज़्यादा ओल्डर है, यानी कि काफ़ी वृद्ध है। उनके हाथ में अब भी बैंगल्स हैं बट उनकी आँखों में कोई लाइट नहीं है, यानी उन्होंने अपनी आईसाइट को खो दिया है। वो वुमेन दुखी होकर ऑथर से कहती हैं कि एक वक्त भी शेर भर खाना नहीं खाया, यानी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। उस ओल्ड वुमेन के हस्बैंड बताते हैं कि उन्हें बैंगल बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता और अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने कुछ किया है तो वो ये है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक हाउस बनवा पाए हैं। इतना सुनकर ऑथर सोचती है कि जितना उन्होंने अचीव कर लिया है अपना हाउस बनाकर, उतना यहाँ पर बहुत से लोग नहीं कर पाए, यानी बहुत से लोगों ने तो अपना घर भी नहीं बनवा पाया है। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के लिए कम से कम हाउस तो बनवा दिया है। ऑथर हमें बताती हैं कि फ़िरोज़ाबाद में लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता तो वो बैंगल मेकिंग ही स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता बिज़नेस करने का। एंड ये बिज़नेस भी उनकी सारी डिमांड्स को अच्छे से पूरा नहीं कर पाता।
फिरोज़ाबाद में जो न्यू जनरेशन भी अपने एल्डर्स के साथ ही बैंगल मेकिंग में लग जाती है, यानी वो भी अपने बड़ों की तरह ही चूड़ियाँ बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर टाइम के साथ लोगों के काम में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता, लोगों की सोच एक सीमित दायरे में ही रहती है। उसके बाद ऑथर ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती है कि तुम सभी लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यानी तुम सब लोग खुद का एक कोऑपरेटिव बनाकर बैंगल्स खुद ही सेल क्यों नहीं करते और मिडल मैन को अपनी बैंगल्स क्यों देते हो सेलिंग करने के लिए। ऑथर ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो इनसे काफ़ी कम दाम में बैंगल्स को लेते हैं और बाहर मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। यहाँ पर ये लोग जो विशेष सर्कल में, मतलब विशेष सर्कल ऑफ मिडल मैन में फंसे हुए हैं और उसको ये लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना सुनने के बाद वहाँ बैठा एक जो पर्सन होता है वो कहता है कि अगर हम कोई कोऑपरेटिव बना भी लें तो भी पुलिस उन्हें ही पकड़ेगी, फोर्स करेगी और उन्हें जेल में भी डाल देगी, जैसे कि उन्होंने कोई इलीगल काम किया है। ऑथर बताती है कि वहाँ उनको गाइड करने वाला कोई लीडर नहीं है जो उन्हें सही डायरेक्शन दे सके और बता सके कि बैंगल मेकिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। वो लोग पॉवर्टी के स्पाइरल में फंसे हैं, गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। ऑथर को इनसे बात करने पर लगता है कि यहाँ पर दो अलग अलग वर्ल्ड्स क्रिएट हो गए हैं, यानी दो अलग अलग दुनिया है। जो पहली दुनिया है वो ऐसी फैमिलीज़ की है जो बहुत पुअर है और वो सोचते हैं कि अगर वो बैंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा हुए हैं तो वो सिर्फ बैंगल मेकिंग ही कर सकते हैं। जो दूसरा वर्ल्ड है उनमें वो फैमिलीज़ इंक्लूडेड है जो पुलिसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। इन दोनों वर्ल्ड्स के कारण ही जो यहाँ के चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर एक बैगेज है, या कह सकते हैं कि एक बोझ है जिसे ये लोग हटा नहीं सकते। ऑथर बताती हैं कि यहाँ पर ये बच्चे जब तक मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, उससे पहले ही ये अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन को, उनके बैंगल मेकिंग के काम को करने लग जाते हैं और उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी कम एज में ही अपने पेरेंट्स के साथ काम करने लग जाते हैं और इनके लिए कोई अलग प्रोफेशन ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी ये लोग अलग तरह का कोई व्यापार करने की सोचते भी नहीं हैं। इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, यानी नए काम को करने का कोई जोखिम उठाने की पावर उनमें नहीं होती। बट जो डेयरिंग ऑथर मुकेश में देखती हैं उससे वो काफ़ी खुश हो जाती हैं, बिकॉज़ मुकेश कहता है वो मोटर मैकेनिक बनेगा और बैंगल मेकिंग नहीं करेगा। ऑथर मुकेश से क्वेश्चन पूछती हैं कि तुम्हारे घर से गैरेज तो बहुत दूर है, तुम वहाँ कैसे जाओगे? तो मुकेश कहता है कि वह पैदल ही चला जाएगा। ऑथर मुकेश से पूछती है कि क्या वो प्लेन उड़ाने का ड्रीम भी देखता है? तो मुकेश कुछ नहीं बोलता और नीचे देखता है। ऑथर बताती हैं कि मुकेश को अपने ड्रीम की वजह से थोड़ी एम्बेरसमेंट है, थोड़ी घबराहट है, बट अभी भी उसका ड्रीम पूरा हो सकता है। साथ ही ऑथर बताती हैं कि मुकेश के घर के आसपास वो काफ़ी कार्स को देख सकता है, इसलिए वो कार्स के बारे में सोचता है। और दूसरी तरफ वो कभी भी प्लेन्स को ड्राइव करने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से कभी कभी ही प्लेन्स देखे जा सकते हैं, यानी वहाँ से प्लेन्स ज़्यादा उड़ते नहीं हैं, तो इसलिए वो प्लेन्स के उड़ाने के बारे में भी नहीं सोचता और मोटर मैकेनिक बनने के बारे में ही सोचता है। तो ये था हमारा पार्ट 2। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।